वर्ल्ड होम्योपैथी डे पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आज से हज़ारों साल पहले एक कॉन्सेप्ट था कि जब बीमारियां हुआ करती थी तो जड़ी बूटियों से ठीक किया करते थे, लेकिन एक समय के बाद में डॉक्टर हनीमैन ने एक नई पद्धति को विकसित किया और उसे नाम दिया होम्योपैथी। यदि इस पद्धति पर बातचीत करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन पद्धति बहुत विशुद्ध रूप से हम ये कहा जाए कि ऐसी औषधियाँ जिनसे कोई नेगेटिव चीज़ें ना हो, जिनसे कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, और पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने उसको स्वीकार किया। लेकिन एक बड़ा सवाल आज होम्योपैथी डे पर इसको उठाना बहुत बड़ी बात है और उठाना भी चाहिए हमें, कि आखिर क्या कारण रहा कि इतनी प्राकृतिक चिकित्सा को जो है वो बहुत वैसा स्थान नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था। एलोपैथी को लेकर हम बहुत जागरूक हुए, एलोपैथी का हमने बहुत तरीके से अच्छे ढंग से उपयोग किया, लेकिन होम्योपैथी जो शरीर के लिए हानिकारक भी नहीं थी और बहुत महत्वपूर्ण थी बीमारियों को ठीक करने के लिए, उसका बहुत ज़्यादा उपयोग क्यों नहीं हो पाया। बहुत सारे सवाल हैं जिन पर हमें बातचीत करनी चाहिए, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवालों पर हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ में है डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, जो MD होम्योपैथ हैं, और ब्रिक्स ने आपको होम्योपैथ में रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया है। और इसके अलावा USA की यूनिवर्सिटी ने आपको डॉक्टरेट की उपाधि से मनोनीत किया है, सम्मानित किया है। इस वक्त 3000 से ज़्यादा पेशेंट आप ठीक कर चुके हैं, और वो वैसे पेशेंट थे जो बहुत क्रिटिकल थे, क्योंकि आप क्रिटिकल और जो सर्जिकल होम्योपैथी है, डिसीजेस हैं, उसमें आप स्पेशलिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं। तो आइए बातचीत करते हैं कि आखिर होम्योपैथी की दिशा में क्या नया कर रहे हैं डॉक्टर अर्पित, और वो किस तरह से देखते हैं होम्योपैथी को आगे आने वाली दुनिया के लिए। सर, बहुत स्वागत करते हैं आप। थैंक यू सर। आज होम्योपैथ डे है, तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि जो नए बच्चे होम्योपैथ में आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले यही संदेश देना चाहूँगा कि जिस तरीके से पहले मैं कभी एक स्टूडेंट के रूप में सोचता था कि जो होम्योपैथी हमें मिली है वो 200-250 साल पुराना सिस्टम है, और चूंकि आदरणीय डॉक्टर सैमुअल हनीमैन साहब ने जो होम्योपैथी बनाई थी वो खुद भी एक एलोपैथ थे। जी हाँ। और उन्होंने कन्वर्ट किया अपने आप को होम्योपैथ में, और एक दुनिया के लिए बड़ा ही यूनिक, सेफ और इजी सिस्टम दिया जो कि बड़ा लाभकारी था। बट एक ही चीज़ थी कि चूंकि 250 साल पुराना सिस्टम है, और 250 साल पुराना सिस्टम को जब हम आज के हिसाब से, आज के परिवेश में जब हम तुलना करते हैं, तो चूंकि पेशेंट्स के जो बॉडी रिस्पॉन्स हैं काफ़ी इसके कंपेयर में जो 250 साल पहले के पेशेंट थे बड़े डीएक्टिव हो चुके होंगे। आज कई प्रकार के स्ट्रेस, कई प्रकार की दवाइयों के सेवन के कारण, या एक तरीके से पारिवारिक लाइफ में बहुत सारे अपने तनाव और कार्य करने की जो शैली में जो विषमता है, उसके कारण हर पेशेंट का बॉडी रिस्पॉन्स कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है। अब जब ऐसे केसेस में हम 5 बूंद 10 बूंद जो होम्योपैथी का बेसिक कंसेप्ट जो लिखा हुआ है 250 साल पहले, जिसको हम यूज करते हैं, तो कई बार हमें उस अनुपात में रिजल्ट नहीं मिल पाते, या फिर ऐसा कहा जा सकता है कि होम्योपैथी में जो रिसर्च होना चाहिए था वो 250 साल में जितना होना चाहिए था वो पूरी तरीके से हो नहीं पाया, और पेशेंट्स के हिसाब से जो इन बीमारियों पे काम करने की जो स्थिति थी उसमें स्कोप के साथ जो लिमिटेशंस वाला पार्ट पे हम अगर बात करें, तो स्कोप में ये बताया गया है कि होम्योपैथी के बारे में जैसे एक आम धारणा है कि बेसिक केसेस में आप यूज कर सकते हैं, कि आप स्किन के केसेस में, हेयर के केसेस में, या छोटी बीमारियों के लिए आप इसका उपयोग करेंगे। लेकिन अगर लिमिटेशंस के बारे में बात करें तो दुनिया की करीब 70 से 80% बीमारियां ऐसी है जिसमें रिसर्च आज भी हो रहा है। जिसमें कैंसर के स्टेज 4 तक के पेशेंट्स, किडनी फेलियर के स्टेज 5 के पेशेंट्स, एक तरीके से ऑटोइम्यून कैटेगरी के पेशेंट जो कि लाइलाज कैटेगरी के माने जाते हैं, एक तरीके के सर्जिकल कैटेगरी के पेशेंट जिसमें मेडिसिन के बाद सर्जरी ही एकमात्र उपाय बताया जाता है, या फिर लाइफस्टाइल प्रॉब्लम जिसमें जीवन भर दवाई चलने की प्रॉब्लम्स बताई जाती है और आपको जीवन भर इन दवाइयों के साथ ही जीना रहता है। तो इस तरीके की बीमारियों के लिए, या कई ऐसे रेयर लाइलाज बीमारी हैं जिसमें रिसर्च आज भी मेडिकल साइंस में मौजूद है। बट अगर हम होम्योपैथी के बारे में जब बात करते थे तो ऐसा कहा जाता था कि होम्योपैथी मेडिसिन चूंकि स्लो सिस्टम है, सेफ सिस्टम है बट स्लो सिस्टम है, तो सेफ के साथ स्लो होना तो ठीक है, लेकिन ऐसे क्रिटिकल और इमरजेंसी केसेस में होम्योपैथी का उपयोग करना, इतना समय हमारे पास नहीं मिलता था जितना उस पेशेंट के लिए रिक्वायर्ड होना चाहिए। तो उतना डोज ना बढ़ाने के कारण कहीं ना कहीं वो समय की जो पर्याप्तता नहीं मिलती थी, वो एक रिसर्च एंगल से कहीं ना कहीं छूट रहा था। और इस परिवेश में जब मैंने एज ए स्टूडेंट जब ये करियर में जब मैंने स्टार्ट किया, तो सर मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं खुद जिस फैमिली से आया उसमें करीब 19 एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं। एलोपैथी डॉक्टर? जी सर। और मैं स्पेशली भेजा गया हूँ, उनकी प्रेरणा है कि जैसे कि मैंने अपने घर में इमरजेंसी मेडिसिन को यूज करते देखा है एलोपैथी के द्वारा। अच्छा। तो कहीं ना कहीं ये मैंने प्रेरणा ली है कि मैं अगर होम्योपैथी में भेजा गया हूँ तो कुछ मैं अलग करूँ, कुछ ऐसा रिसर्च लाऊं जिसमें हम एलोपैथी की बजाय हम होम्योपैथी मेडिसिन से इमरजेंसी ट्रीटमेंट कर सकें। बिल्कुल।
और वो कंसेप्ट बदलने के लिए कहीं ना कहीं एक रिसर्च की बहुत ज़्यादा जरूरत थी। और डॉक्टर अर्पित, मैं यहाँ पर आपको रोकना इसलिए चाहूँगा कि बहुत कम, बल्कि होम्योपैथी का ऐसा कोई डॉक्टर मैंने देखा नहीं है आज तक कि वो होम्योपैथी के बारे में उसके नेगेटिव पॉइंट्स बताए, और आप बहुत बेबाकी से उस पर बात सर, मैं नेगेटिव नहीं बताना चाहता। मेरा उद्देश्य ये है कि हम नेगेटिव को पॉजिटिव करें, और एक ऐसा उद्देश्य लाएं जिसमें होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी जब तक हम अपना जो हमारी विधा के बारे में हमको नकारात्मक चीजें नहीं पता होंगी, तब तक हम नया नहीं कर पाएंगे। और वही आपने किया भी जी। इस वक्त अगर होम्योपैथी पर हम बात करें तो आप उन डिसीज पर काम कर रहे हैं जिन पर अभी तक होम्योपैथी ने सोचा ही नहीं था जी। ये प्रेरणा जो आपने बताया कि परिवार से मिली जी, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस आए होंगे जो बहुत क्रिटिकल भी होंगे जी, और आपको लगा हो कि ये जो होम्योपैथी का रिसर्च है मैं इस पर करूं या नहीं करूं जी। तो ऐसे वो क्या समय था उस वक्त, क्या आपने सोचा, कैसे आगे बढ़े आप? बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही सवाल है। जब बीइंग अ प्रैक्टिशनर, जब मैं कॉलेज लाइफ से ये क्वेश्चन पूछता था तो मुझे ये बताया जाता था कि होम्योपैथी ऐसी लिखी गई है, ऐसे ही पढ़ना है और ऐसे ही चलना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं मिल पाया। तो मैंने उस वक्त सोच लिया था कि मैं ऐसा नहीं पढ़ूंगा, मैं ऐसा नहीं मानूंगा और ऐसा नहीं सोचूंगा, मैं कुछ नया सोचूंगा, कुछ नया करूंगा। तब मुझे मेरे कई सीनियर्स और जो आदरणीय मेरे जो टीचर्स थे, उन्होंने बोला भी ये बात कि जब आप कुछ अच्छा कर लोगे, जिस दिन ये डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में आ जाएगा, हम आपको सुन लेंगे। तो चूंकि वो एक तरीके से मेरा इंटरनल चैलेंज था, वो एक तरीके से मेरे लिए प्रेरणा भी थी कि मुझे वो करना है जो लिखा नहीं है, और आवश्यकता के पीछे आविष्कार होना चाहिए, ये ऐसा विजन होना चाहिए। तो मैंने वहीं से सोचा कि जहाँ हो सकता है कि डॉक्टर सैमुअल हनीमन साहब भी अगर आज होते तो आज के परिवेश के हिसाब से उन डोजेस को चेंज कर चुके होते या मॉडिफिकेशन में उसको यूज कर रहे होते। तो बहुत सारे कंसेप्ट को चेंज करने की जरूरत थी, और ये प्रेरणा जब मैं एज ए प्रैक्टिशनर के रूप में जब मैंने प्रैक्टिस की, तब मुझे समझ में आई कि जो हमने लिखा है वो तो हमने चेंज करने के लिए डोजेस बढ़ाना चालू किया, पर जब पेशेंट हमारे पास आता है तो सही मायनों में पेशेंट हमसे वो उम्मीद करता है जो एक तरीके से वो अपनी जान हमारे पास रख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उसकी उम्मीदें होती है कि सर मैं इस स्टेज पे आया हूँ, मेरे लिए ये बोल दिया गया है, इन जगह पे मैंने ट्रीटमेंट लिया, मुझे एक तरीके से कह दिया गया कि ये बीमारी लाइलाज है, लाइलाज होने के बाद मेरे पास अब कोई ऐसी कोई विधा बची नहीं है जिसमें इस तरीके की कोई हेल्प मिल सके। तो निश्चित रूप से अगर वो क्वेश्चंस जब वो हमसे पूछते हैं तो हमारे पर एक ट्रिमेंडस एक तरीके से प्रेशर भी हो सकता है, एक्सपेक्टेशन भी हो सकती है, और मेरे ख्याल से तो एक नई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। तो जी, एक सवाल बहुत मेरे जहन में तुरंत आया है अभी, जब हम एलोपैथी पर कोई नई मेडिसिन आती है तो ड्रग ट्रायल किया जाता है। आप चूंकि होम्योपैथी में तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, तो जो आपने किया, क्या वो ड्रग ट्रायल में आएगा? जी नहीं सर, क्योंकि ड्रग ट्रायल के लिए बेसिकली कैसा होता है कि होम्योपैथी में जो ट्रायल्स होते हैं वो CCRH के थ्रू हमारे पास जो फिक्स प्रोटोकॉल है उसके अंदर होते हैं, और उसमें डोजेस की लिमिटेशंस भी मानी जा सकती है क्योंकि वो फिक्स प्रोटोकॉल होते हैं। अगर मैं गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर रहा हूँ तो ये मेरी सुविधा भी है और एक तरीके से दुविधा भी है। सुविधा ये है कि मुझे हो सकता है फंडिंग ना मिले, मुझे जो करना है खुद से करना है, और दुविधा ये है कि करना है और चैलेंज के साथ करना है। तो मेरे लिए बड़ा आत्मविश्वास के साथ काम करना जरूरी था, और जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब पेशेंट मुझसे उम्मीद करता था तो सही मायनों में पेशेंट ही हमें सब कुछ सिखाता है कि सर ये जल्दी ठीक हो रहा है तो और जल्दी कैसे हो सकता है, ये कुछ अच्छा हो रहा है तो और अच्छा कैसे हो सकता है। तो जब हम 5 बूंद 10 बूंद से 30 बूंद में जाते हैं तो हम कुछ नया चेंज करते हैं, पर जब हम देखते हैं कि 30 बूंद से हमें रिजल्ट मिल रहे हैं और पेशेंट हमसे और उम्मीद कर रहा है और हमारे को लगता है कि समय हमें बचाना चाहिए और हम इसको बढ़ा सकते हैं और इसके बॉडी रिस्पॉन्स के हिसाब से और ज्यादा सेट कर सकते हैं इन दवाइयों को, तो धीरे धीरे हमने पैथोलॉजी के हिसाब से उन डोजेस को बढ़ाना चालू किया। और ये आज मैं 21 साल के बाद, जो कि 3000 पेशेंट का डेटा मेरे चैनल पे यूट्यूब के माध्यम से आप जाकर जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा विश्वास है कि जो सेफ सिस्टम, स्लो सिस्टम था, अगर हम उसको सेफ के साथ फास्टेस्ट सिस्टम में बदल दें, हम डोज को उस आधार पर तय करें जैसे उस पेशेंट की पैथोलॉजी रिपोर्ट्स के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है, और कहीं ना कहीं हमें एग्रेसिव ट्रीटमेंट की अप्रोच लेनी चाहिए। तो जो 5 बूंद 10 बूंद को हमने 30 बूंद 60 बूंद 240 बूंद से लेकर 960 बूंद तक जो बढ़ाया, तो निश्चित रूप से वो एक नया एक टूल था होम्योपैथी में कि हम सेफ सिस्टम को फास्टेस्ट सिस्टम पे ले जा रहे हैं और बिना किसी परहेज के, बिना साइड इफेक्ट के नेचुरल और एग्रेसिव ट्रीटमेंट की जो थ्योरी जो हम इन्वेंट करने जा रहे हैं। क्योंकि जब मैं चला था 21 साल पहले मैं अकेला था, पर आज मैं कह सकता हूँ कि मेरे 3000 पेशेंट का जो विश्वास डेटा है वो मेरे साथ रहता है, और कहीं ना कहीं दुनिया को बताने के लिए अब बहुत कुछ मैं आपकी प्रेरणा के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहीं ना कहीं बता भी पा रहा हूँ और साबित भी कर पाऊंगा। तो मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। ये जो आपने जब रिसर्च किया और नए कॉन्सेप्ट पर बात की और रिवोल्यूशन किया, आसान नहीं है रिवोल्यूशन करना, डॉक्टर हनीमैन ने किया था, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि दूसरे आप हैं जो इस पर सोच रहे हैं और काम कर रहे हैं। कोई साथ आया आपके साथ के कलीग्स, कोई ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट,
क्या किसी ने आपको बूस्ट किया? क्या कोई किसी ने आके कहा कि चलिए आगे बढ़िए, हम साथ में हैं? देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँगा कि मैंने जो भी प्रैक्टिस की है अपने 21 साल के करियर में, ये जो पेशेंट ठीक किए हैं, कहीं न कहीं ये मेरी इंडिविजुअल सोच थी, जी। जिसमें मेरी सोच ये है कि मैं असंभव किसी चीज़ को मानना नहीं चाहता था। जी हाँ। तो असंभव जब मैं नहीं मानना चाहता था, तो मुझे कहीं न कहीं खुद के लिए तो प्रूव करना है। जी। पर जब भी आप साथ की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे सीनियर्स का आशीर्वाद मिलता है, प्रेरणा हमेशा उनसे ही मिलती आई है। हमारे जो आयुष के जो भी मंत्रालय के कहीं न कहीं अधिकारी हैं और जी। कहीं न कहीं जो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं, कहीं न कहीं ये बात उन तक जाने के लिए एक फिक्स डेटा सिस्टम को अप्रोच लेना बहुत ज़रूरी था। जी। तो मैंने सबसे पहले रियलिटी पे काम किया कि मैं बजाय साथ लेने के पहले अपने आप को प्रूव करूँ। बिल्कुल, मैं कुछ बिल्कुल। ऐसा ले जाके दूँ, जिससे उन्हें सोचने के लिए लगे कि होम्योपैथी में मैंने कुछ अलग किया है और उसको अब दुनिया के हित में कहीं न कहीं आगे सामने लाने की आगे ज़रूरत लाने है। की ज़रूरत तो है। वो जो करीब 21 साल की मेहनत है, तब जाकर जो 3000 पेशेंट का डेटा है, इसको जो मैं अब आगे मेरे चैनल के माध्यम से, यूट्यूब या वेबसाइट के माध्यम से जो बताता हूँ, अब हम इसको अपने दुनिया भर के जहाँ-जहाँ प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ-जहाँ पर मुझे बात हो रही है, वहाँ जी पर हाँ। मैं दे रहा हूँ। आयुष मंत्रालय में सीसीआरएच में अभी लेटेस्ट 10 अप्रैल को जो आज जब हम एनिमल डे के बारे में हम बात कर रहे हैं, जी। तो एक मेरा खुद का एक स्पीच है सीसीआरएच के माध्यम से गांधीनगर में, जहाँ पर मैं ये सब बातों पे और फ़ोकस करूँगा। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि जो मैं 21 साल पहले कर रहा था, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं वो भी सुन रहे हैं, जी। समझ रहे हैं और ये ज़रूरत भी है वक़्त के हिसाब से कि हम बिल्कुल, होम्योपैथी को एक नॉर्मल होम्योपैथी, क्लासिकल होम्योपैथी को आप सुपर स्पेशलिटी एंगल पे सोचें और बिल्कुल। इम्पॉसिबल टू पॉसिबल कैसे करना है, विज़न जो है मेरा जी, जी, कि जो लास्ट स्टेज के पेशेंट हैं, क्रिटिकल, सर्जिकल आखिरी स्टेज, उस पे हम काम करें और जी। उसके डेटा को कहीं न कहीं दुनिया के हित में जब देने की बात करते हैं, तो उसका जो वेरिफिकेशन है, आयुष और सीसीआरएच उसको वो अच्छे से करते करे हैं। जी, और कहीं न कहीं जब ये मुझे प्लेटफ़ॉर्म देते हैं, तो जी, इसका मतलब है कि मैं चाहूँगा कि उसको और अच्छे से मैं बताऊँ और जी, वो उसमें जो भी हमें साकार रूप से जो प्रेरणा मिल रही है और उसका जो आउटकम है, वो जी, भारत के लिए या विश्व में कहीं न कहीं जी। सीसीआरएच या आयुष के माध्यम से ज़रूर जाना जब चाहिए। आप विश्व की बात करते हैं तो डब्ल्यूएचओ के लिए भी आपने कुछ आपके मन में जी, एक हम ये ड्रीम की तरह कहें कि वो जी। ड्रीम है आपका, वो क्या है एग्ज़ैक्टली? डब्ल्यूएचओ को आप क्या देना चाहते हैं और डब्ल्यूएचओ से आप चाहते क्या हैं? सर, मेरा एक ही उम्मीद है कि मैं जो भी डेटा बना रहा हूँ, इसको हम डब्ल्यूएचओ को सबमिशन दें, जी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में जब फ्यूचर ऑफ होम्योपैथी बने, तो जी, इंडिया से सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी के नाम से ये आगे जाए। जी। क्योंकि होम्योपैथी जैसे मैंने बताया कि बॉर्न एंड बॉट बाय जर्मनी जैसे डॉक्टर सैमुअल हनीमन बिल्कुल। साहब ने जहाँ से बनाया था, जी, वो पूरी दुनिया में फैली और वो क्लासिकल होम्योपैथी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ। और रिसर्च के बाद जब हम इस तरीके के डेटा को जब डब्ल्यूएचओ को सबमिट करेंगे, तो निश्चित रूप से डब्ल्यूएचओ भी तब हमको तभी सुनेगा जब हमारे पास कोई आधार होना चाहिए बिल्कुल, बिल्कुल। और रियलिटी के बिना कोई आधार होता नहीं। सच को आगे बढ़ने का पूरा प्रयास होना चाहिए और सच को आगे बढ़ाने के लिए आपके पास अगर डेटा है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें हमें टाइम लगेगा। जी, तो मैंने इस काम को चूँकि मेरे जीवन के 21 साल दिए हैं, जी, अब इस डेटा को मेरी पूरी उम्मीद है कि हम भारत सरकार के माध्यम से सीसीआरएच और आयुष के माध्यम से हम बहुत जल्दी डब्ल्यूएचओ तक सबमिट करने चाहेंगे जी, और इस डेटा को वेरिफिकेशन के बाद हमें ये उम्मीद होनी चाहिए कि इम्पोर्टेड होम्योपैथी जो कि हमने इंडिया में ली थी जर्मनी से, अब एक्सपोर्टेड होम्योपैथी के रूप में डब्ल्यूएचओ इसे मान्य करे और इस डेटा को वेरीफाई करके कहीं न कहीं फ्यूचर ऑफ होम्योपैथी में दुनिया के भलाई के लिए भी इसको आगे सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी जो कि इंडिया से इन्वेंट हुआ है, जी, इस तरीके से प्रचार-प्रसार के माध्यम से लोगों को जी। उसका फ़ायदा मिल सके। मैं और सहज रूप से हमारे जो दर्शक देख रहे हैं इस वक्त, तो पूछना चाहूँगा, ये जब आप होम्योपैथी को आप सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न जी। होम्योपैथी कहते हैं, तो क्या मायने हो जाते हैं इसके? सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी का मतलब होता है कि जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि होम्योपैथी बेसिक केसेस में यूज़ होता है। जी हाँ, सुपर स्पेशलिटी का मतलब होता है कि उन केसेस पे काम करना जिस पे एक तरीके से लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है। जी हाँ, कैंसर के स्टेज 4 के पेशेंट जो कि हो सकता है कि कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी ये सब करने के बावजूद भी कहीं न कहीं किसी हेल्पलेस स्थिति में आ जाते हैं और जी, एक तरीके से उन्हें जवाब दे दिया जाता है। पर ऐसे स्टेज पे भी अगर मेरा कहना है कि अगर आप सुपर स्पेशलिटी कांसेप्ट यूज़ करके होम्योपैथी के डोजेस को बढ़ाकर एग्रेसिव ट्रीटमेंट पे बिना साइड इफेक्ट का, बिना परहेज का एक एग्रेसिव ट्रीटमेंट जब आप करते हैं, तो निश्चित रूप से ये पाँचों काम कि कीमो, रेडिएशन, सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी और टारगेट थेरेपी अगर हम अपनी दवाइयों से एक ही मुद्रा में एक साथ करें, जी, तो कहीं न कहीं आपकी इम्यूनिटी जब बढ़ती है, तो हमें ये सर्जरी जैसा काम कि पेशेंट की अगर गठान है, तो उसको बढ़ने से रोका जाए, फैलने से रोका जाए। जी, कीमोथेरेपी का काम, रेडिएशन मतलब एक तरीके से डिसॉल्व भी किया जाए, सर्जरी मतलब बिना काट-पीट के अगर हम उसे डिसॉल्व कर दें, या तो ये एक बड़ा एक उस समय एक टूल माना जा सकता है मिरेकल के रूप में कि जहाँ पर सबने मना कर दिया और वहाँ पर होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी के रूप में अगर आपकी जान बचा रही है जी, और ये पाँचों काम करके अगर आपको फिर से नया जीवन देकर जी, किसी न किसी परिवार में खड़ा करने की प्रेरणा भी मिलती है। जी। डॉक्टर अर्पित, आपसे बातचीत करने के बाद में एक सवाल और मन में आया कि क्या जो लोग एलोपैथी को सब कुछ मानते हैं, होम्योपैथी की तरफ जाने को डरते भी हैं, आकर्षित नहीं होते हैं जी। या संकोच में रहते हैं,
क्या उनसे हम ये पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आप होम्योपैथी में आइए और क्रिटिकल कंडीशन में आइए, आप ठीक हो जाएंगे? सर मेरा इसके बारे में बिल्कुल क्लियर आंसर है कि दुनिया में हर सिस्टम अपना बेस्ट दे रहा है जी। इसमें किसी प्रकार का ना तो कोई आर्ग्यूमेंट है ना कोई विवाद है। एक्चुअली क्या है, एलोपैथिक सिस्टम भी खुद एक अपना एक डिफाइंड सिस्टम है, उसमें भी रिसर्च होता है। मैं उन केसेस में काम करने की कोशिश कर रहा हूँ जहां पर मेडिकल साइंस की लिमिटेशंस है। इट्स नॉट ओनली फॉर एलोपैथी, इट्स ओवरऑल एक्सप्लेन्ड फॉर मेडिकल साइंस लिमिटेशंस, कि जहां पर एलोपैथी देने के बावजूद भी इवन होम्योपैथी में तो जब लिखा ही नहीं था, लिमिटेशन था, तो ऑलरेडी मेडिकल साइंस के लिए हमारे लिए लिमिटेशंस है। पर जहां पर एलोपैथी सिस्टम भी कहीं ना कहीं रिसर्च कर रहा है, इसका मतलब वो भी मानता है कि इस पे हमें काम करना चाहिए। तो आवश्यकता के पीछे आविष्कार होना चाहिए। तो जहां पर एलोपैथी में इतना रिसर्च हो रहा है, मुझे लगता है कि होम्योपैथी में हम कुछ नया लाएं, इसलिए ये सुपर स्पेशलिटी होम्योपैथी एक नया रिसर्च के रूप में हम ला रहे हैं। और जहां पर इवन एलोपैथी छोड़ रहा है, जहां पर जिन पेशेंट को मना किया जा रहा है, और वही 3000 पेशेंट अगर हमारे पास आकर जब ठीक होते हैं, तो निश्चित रूप से एक मेडिकल साइंस के लिए जीत है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, बहुत अंदर का सवाल भी हो सकता है, हो सकता है कि आप उसका जवाब किस ढंग से देंगे। क्या एलोपैथी डॉक्टर स्वयं होम्योपैथी इलाज करवाते हैं कभी? क्या उनके परिवार के लोग आपके पास आते हैं? क्या उनके पेशेंट कभी वो आप तक पहुंचते हैं? सर मेरा ट्रीटमेंट का एक पार्ट है, जीवन जीना है, काटना नहीं है। जी हाँ। तो ये बीइंग अ इंडिविजुअल डॉक्टर के रूप में माना जाए या एक इंसान के रूप में देखा जाए, तो सबकी सोच होती है कि हम कुछ ऐसा करें कि हमें दवाइयों की निर्भरता पर न जाना पड़े। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा दुनिया में कोई इंसान है जो चाहेगा कि मैं जिंदगी भर दवाई खाऊं, या फिर अगर सर्जरी बचाई जा सकती है दवाइयों से, तो मैं सर्जरी पे क्यों जाऊं। तो अगर उन्हें लगता है कि मेरा जो डेटा है, जब इतना पावरफुल डेटा हम जब देते हैं, तो निश्चित रूप से उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और ये जो कॉन्फिडेंस है, जो हम डेटा के रूप में प्रूव करते हैं, कहीं ना कहीं बताते हैं, ये कहीं ना कहीं एक बीइंग अ डॉक्टर या बीइंग हो सकता है वो सोशल रीजन से भी समझ पाते हैं। और अगर वो खुद के लिए भी या अपने परिवार के लिए भी चाहते हैं, तो निश्चित रूप से वो हमें कांटेक्ट करते हैं। डॉक्टर अर्पित, आपके जीवन में चूंकि आप मॉडर्न होम्योपैथी की बात करते हैं, आप सुपर स्पेशलिटी होम्योपैथी की बात करते हैं, क्या कुछ ऐसे केसेस आए जो आप दुनिया के सामने रखकर ये कह सकते हैं कि ये केसेस ऐसे थे जो जटिल थे, क्रिटिकल थे, और होम्योपैथी के इलाज से आपने उनको ठीक कर दिया? सर जैसे कि मैंने बताया कि मेरे पेशेंट जो 3000 पेशेंट का डेटा है, वो लगभग हर क्रिटिकल सर्जिकल कैटेगरी के मेरे चैनल पे, यूट्यूब पे, वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप वहां जाकर उन पेशेंट की प्री एंड पोस्ट ट्रीटमेंट रिपोर्ट्स के साथ उनके बारे में पूरा एनालिसिस ले सकते हैं, देख सकते हैं, उनकी फीडबैक सुन सकते हैं। अब चूंकि अगर आपने मुझसे पूछा है, तो समय की जितनी भी अनुकूलता है, मैं उसमें कुछ केसेस जरूर डिस्क्राइब करना चाहूंगा। समझ लीजिए, अगर हम बात करते हैं कैंसर के स्टेज 4 की, तो सबसे बड़ा कैंसर एक जो हम मानते हैं ब्रेन कैंसर, GBM। तो GBM कैंसर सर, एक पेशेंट थी जो मेरे पास आई थी, जो करीब आज से 4 साल पहले की अवस्था में जब आई थी, तो उस वक्त उसने 2 बार ऑपरेट करा रखा था। तो 2 बार ब्रेन सर्जरी के बाद जब उसकी तीसरी बार, चूंकि GBM कैंसर का जो गठान होता है बहुत तेजी से बढ़ता है, हम एक बार जब कट लगाते हैं कीमो रेडिएशन सर्जरी के बावजूद भी वो कई बार बढ़ता है। तो वो मेडिकल साइंस में ऐसा बताया जाता है कि 2-2.5 साल से ज्यादा आपके पास जीवन नहीं है। और ऐसी अवस्था में जब उसने 2 बार ऑपरेट करा लिया और जब मेरे पास आया, तब उसके लिए भी यही हेल्पलेस और होपलेस वाली सिचुएशन थी कि 1-2 महीने से ज्यादा उनके पास समय नहीं है। और जब वो आई थी, तो करीब 5.5 सेंटीमीटर की एक गठान और 2.5 सेंटीमीटर की 2 गठान, टोटल 3 गठान उसके पास, जो MRI में मैंने जो CT स्कैन में हमने जो देखे उस वक्त वो मौजूद थी। सर इस अवस्था पे मैंने सुपर स्पेशलिटी होम्योपैथी से जो ट्रीटमेंट दिया, उसका ये फायदा मिला कि चूंकि मैंने आपको बताया कि हम कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी और टारगेट थेरेपी, ये पांचों का हम एक साथ एग्रेसिव ट्रीटमेंट एक साथ करते हैं, जो हमारी दवाइयों से ही करते हैं, बिना साइड इफेक्ट का, बिना परहेज का, और घर पे रह के कर सकते हैं। और जब 2-2.5 महीने बाद जब उसकी रिपोर्ट्स आई, तो जो 2-2.5 सेंटीमीटर की जो गठाने थी, वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गई। तो उसकी इम्यूनिटी तो बढ़ी, और 2.5 महीने में उसकी करीब 2 गठान डिसॉल्व हो गई, और जो 5.5 सेंटीमीटर की गठान है वो 1.25 सेंटीमीटर पे आ गई। अच्छा, करीब 1 सेंटीमीटर के आसपास रह गई, जो रेसिडुअल था। उसने करीब 9-10 महीना और ट्रीटमेंट लिया, और वो जो 1-1.25 सेंटीमीटर जो बचा हुआ था, जो हार्ड था, वो भी पूरी तरीके से डिसॉल्व हुआ। तो करीब साल भर, 1.25 साल के बीच की जो रिपोर्ट्स आई, उसमें वो पूरी तरीके से नॉर्मल है। और आज भी वो पेशेंट जो 2-2.5 साल के लिए जो ओवरऑल एक्सपेक्टेड टाइम है उस बीमारी में, जहाँ से मेरे पास आई, जब जिसमें उसने काफ़ी समय निकाल रखा था, जहाँ पे 1 या 2 महीने बताया गया था, उसके बावजूद भी 4थे साल में आ जा चुकी है। और आज भी बिना किसी गठान के, बिना किसी अपना टेंशन लेते हुए, वो आज भी अपना घर का अपना नेचुरल जीवन जी रही है, और बिना किसी कीमो रेडिएशन सर्जरी के आज भी वो खड़ी है। होम्योपैथी दवाइयों की अगर हम बात करें, तो इसका सबसे बड़ा जो गुण है, क्वालिटी है, वो ये कि साइड इफेक्ट नहीं है इसका। लेकिन क्या इस वक्त ऐसी कुछ दवाइयाँ डॉक्टर्स उपयोग कर रहे हैं होम्योपैथी की जिसमें साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं? सर होम्योपैथी में साइड इफेक्ट नहीं होता है जी। होम्योपैथी में बस डोज कम हो जाता है।
जी। मतलब स्लो हो जाता है। अच्छा। होम्योपैथी की दवाइयाँ चूंकि प्योरली हर्बल सिस्टम से आधारित है, जी। तो इसमें केमिकल ना होने के कारण साइड इफेक्ट नहीं होता है। जी। बट चूंकि रिजल्ट के बारे में बात करें तो आज के डेट में किसी भी पेशेंट को 20 साल वेट करने का टाइम नहीं है। जी। और चूंकि 200 साल पुराना सिस्टम, मैंने जैसे बताया कि उसमें रिसर्च का थोड़ा अभाव था, आज भी रिसर्च हो रहा है, जी। पर ज़्यादातर उन बीमारियों पे रिसर्च हो रहा है जो सीसीआरएच के माध्यम से या गवर्नमेंट के माध्यम से जो प्रचलित बीमारियां हैं, जिस पे होम्योपैथी पहले भी अच्छा काम करती थी। जी, जी। बट हम क्रिटिकल लास्ट स्टेज सर्जिकल ऑटोइम्यून या जो एग्रेसिव ट्रीटमेंट इमरजेंसी मेडिसिन वाली जब बीमारियों पे बात करते हैं तो उसमें जी। थोड़ा रिसर्च का अभाव था, जी। इसलिए हमें डोज बढ़ाने की जरूरत भी थी। जी। तो ये मैं कहूँगा कि होम्योपैथी की दवाई में चूंकि साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए आप डोज बढ़ा सकते हैं। अर्पित जी, जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, जिस एग्रेसिवनेस के साथ में काम कर रहे हैं, जिस रिसर्च के साथ में काम कर रहे हैं, जिस विज़न के साथ में आप काम कर रहे हैं, जो आप चाहते हैं कि होम्योपैथी आज से कुछ सालों के बाद में यहाँ पहुँचे, इसके लिए अकेले तो संभव नहीं होता है जी व्यक्ति को। आपने क्या किया इसके लिए? क्या कोई टीम है आपके साथ में? क्या कोई एस्टेब्लिशमेंट किया है जिसके माध्यम से आप काम कर रहे हैं? बिल्कुल सर। जब मैं 2004 में प्रैक्टिस करने के लिए स्टार्ट किया था, तो निश्चित रूप से मैं अकेला था। जी हाँ। पर जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मैंने जो काम किया था, उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। जी हाँ। क्योंकि मैं एक रिवॉल्यूशन लाने की फेज़ में जी। काम कर रहा था और मुझे मालूम था कि जब मैं आगे बढ़ूँगा, तो बहुत सारे चैलेंजेस आएँगे। जी हाँ। तो जब पहला पेशेंट मैंने ठीक किया, तो उसने पहले क्वेश्चन जब सबसे पहले किया था कि सर आपने ऐसे कितने कैंसर के पेशेंट ठीक किए? 2004 में। तो उस वक़्त मेरे पास आंसर देने के लिए कोई डेटा नहीं था। बिल्कुल सही बात है। पर जब मैंने उस पेशेंट को ठीक किया, 6 साल तक वो पेशेंट मैंने अच्छा करके मेंटेन किया, उसका डेटा आया। जी हाँ। तो 2011 के बाद से मैंने डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को मेंटेन किया। जी हाँ। और आज 2025 में चूंकि 3000 पेशेंट का डेटा हम लाइव बात कर सकते हैं, जिसमें हम उसको बता पाएंगे, तो निश्चित रूप से ये अकेले के लिए मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं इतना टीम वर्क में के बिना मैं इस इतने ह्यूज डेटा को मेंटेन करूं और इतने सारे पेशेंट्स की उम्मीदें। जी। चूंकि टीम वर्क एक ऐसा चीज है जिसमें कह सकता हूं कि मैं बहुत अपने आप को ईजी कर पाता हूं। जी हाँ, जी हाँ, और बिल्कुल मेरे सही क्लिनिक की मैं अगर बात करूं तो चूंकि मेरा क्लिनिक जो आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक है, जी हाँ। वो इंदौर में जरूर स्थित है, लेकिन ये लोकल क्लिनिक के नाम से चालू किया था मैंने। आज के हिसाब से हम बात करें तो ये आप किसी ग्लोबल क्लिनिक से कम नहीं है। जी। हम एलोपैथी और होम्योपैथी की बात करें तो एलोपैथी जो है ये भी कहा जाता है कि वो काफ़ी कॉस्टली है, काफ़ी महंगी है। होम्योपैथी जो है वो बहुत कम पैसों में काम हो जाता है, लेकिन इन दिनों लोग ये भी कहते पाए जा रहे हैं कि होम्योपैथी का इलाज जो है वो अब महंगा होता जा रहा है। तो उसका क्या कारण मानते हैं आप? सर मेरा ये कहना है कि एलोपैथी सिस्टम के बारे में तो आपने खुद बताया है, जो जी भी उनके बनाए हुए डिफाइंड सिस्टम है उसमें वो काम करते हैं। जी हाँ। होम्योपैथी की दवाइयाँ कंपेरेटिव अगर एलोपैथी हम बात करें तो निश्चित रूप से सस्ती होनी चाहिए, जी हाँ। क्योंकि हर्बल मेडिसिन है। बट अगर हम बात करें डोजेस की, डोजेस की तो जहाँ पे क्वांटिटी या डोजेस की रिक्वायरमेंट है, तो जहाँ पर आप 10 ml दे रहे हैं वहाँ 30 ml दे रहे हैं, और जहाँ 400 ml दे रहे हैं या फिर एक तरीके से 1600 ml दे रहे हैं, जी तो हाँ। आपके पास वो डोज 20 साल का नहीं है, वो हाँ। आपके लिए हो सकता है 1 महीने का हो। बिल्कुल। तो आपको वो 20 साल ना खराब करते हुए एग्रेसिव ट्रीटमेंट करने के लिए अगर डोज बढ़ाना पड़े, तो निश्चित रूप से उस डोज को कॉस्ट को आपको बियर करना पड़ेगा। जी हाँ। पर उसका एक फायदा ये भी होगा कि आप 20 साल का आप प्रोसेस महीनों में करने महीनों की में सोच कर रहे लेंगे, हैं। उसके बाद और में एक वो तरीके जड़ से से खत्म हो सुपर जाएगी। स्पेशलिटी का नया फायदा जो हो सकता है कि आपको डोजेस बढ़ाने से मिलने की जो उम्मीद है वो आप चाह रहे हैं डॉक्टर से, क्योंकि डॉक्टर जो होगा, शायद मैं अपने पेशेंट्स के लिए बात करूं तो मैं उस रिपोर्ट के आधार पर अपने डोज तय करूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं अगर उस पेशेंट को 6 महीने की दवाई को अगर मैं 1 महीने में कवर करता हूं तो निश्चित रूप से उसके लिए 6 महीने बचने वाले हैं। और तो यदि वो मेरी ठीक कोशिश हो ये जाएगा रहेगी। तो फिर ज़िंदगी भर उसको दवाइयाँ नहीं लेनी है। एब्सोल्युटली। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जहाँ जरूरत जितना डोज लगेगा, क्योंकि मेरी फीस तो वही लगने वाली है सर जो महीने भर की फीस वो मुझे पे करते हैं। जी। तो निश्चित रूप से वो मेरा खुद का एक मेरा आपकी कंसल्टेशन सर्विसेज फीस का होती है है। निश्चित रूप से। लेकिन जो मेडिसिन के डोजेस हैं, जो उनकी केस के अनुसार या जो डिफाइन लगना चाहिए, वो उनके केस के अनुसार हम जो तय करते हैं उसमें उन्हें कॉस्ट उन्हें पे करना पड़ता है। और होम्योपैथी में जहाँ पर भी वो ट्रीटमेंट लेते हैं, अगर डोज के हिसाब से अगर उन्हें कॉस्ट पे करना पड़ रहा है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। डायबिटीज़ जो है इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी के रूप में सामने आ रही है, और एलोपैथी तो साफ तौर पर कहता है कि आप ये कभी खत्म नहीं हो सकती। जी। मेडिसिन आपको ज़िंदगी भर लेनी है, और वो मेडिसिन का डोज बढ़ता जाता है और अंततः कुछ मिलता नहीं है हाथ में। क्या होम्योपैथी डायबिटीज़ ठीक कर सकता है? इसके बारे में सर मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा, विस्तार से बताऊँगा कि डायबिटीज़ के बारे में, चूँकि ये ऑटोइम्यून कैटेगरी का केस है, कहीं न कहीं अपने बॉडी रिस्पॉन्स अपने अगेंस्ट जाने वाला है। जी। तो धीरे-धीरे क्या होता है सर, जैसे शुरुआती लेवल पे जब डायबिटीज़ का पता चलता है, जी। आप जब दवाई चालू करते हैं, तो कुछ समय के बाद बॉडी रिस्पॉन्स एक तरीके से दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंट होने लग जाता है। बिल्कुल। जिसे हम टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ जैसे 2 प्रकार की हम जी बात हाँ। करें। अगर हम टाइप 1 की बात करें, तो टाइप 1 में चूँकि इंसुलिन बनता ही नहीं है, तो है। एक तरीके से आपको पूरी तरीके से इंसुलिन की डिपेंडेंसी के ऊपर जाना पड़ता है। बिल्कुल। और टाइप 2 में बात करें तो इंसुलिन कम बनता है, पर कम मात्रा में बनता है, जी। तो आपको कहीं न कहीं सपोर्टिंग मेडिकेशन के ऊपर जाना पड़ता जी है। हाँ। पर जितनी मेडिसिन आप लेते हैं, एक तरीके से आप अपने बॉडी रिस्पॉन्स पे उसकी डिपेंडेंसी लेते जाते हैं, बिल्कुल। और आप एक तरीके से मेटाबॉलिज्म सप्रेस करने की अवस्था में जाने लग जाते हैं। जी। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जब डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट चालू होता है, तो ये आपको जीवन भर खाना है।
क्योंकि एक तरीके से डिपेंडेंसी है, जब आप नहीं खाएंगे एकदम से आपका शुगर लेवल बढ़ने लगेगा। इसके लिए अगर हम होम्योपैथी में अगर बात करें, चूंकि ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, हम कहते हैं आप अपना लाइफस्टाइल करेक्ट करें, और साथ में अगर होम्योपैथी का अगर शुरुआती लेवल पर अगर स्टेज पे अगर आप फायदा लेते हैं, तो मेरा ये कहना है कि अगर टाइप 2 डायबिटीज का अगर पेशेंट मेरे पास आता है और शुरुआती लेवल पे आ जाता है, तो उसका जो भी HbA1c है, चाहे 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 14 है, 15 है, यहाँ तक के पेशेंट जब हमारे पास आते हैं, तो हम इन्हें कहते हैं कि अगर आप शुरुआती लेवल पे आते हैं, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि आपका जो डिस्टर्ब मेटाबॉलिज्म है उसे हम रिकवर करें। तो अगर आपका नेचुरल मेटाबॉलिज्म अगर खुद से मेंटेन होगा, तो आपको दवाइयों की डिपेंडेंसी पे नहीं जाना चाहिए। और अगर आप आगे बढ़ चुके हैं, दवाइयाँ ले चुके हैं और लेना चालू कर चुके हैं एलोपैथी सिस्टम से, तो हम लोग क्या करते हैं सर कि हम अपनी दवाइयों से उनको बैकअप देते हैं। अच्छा, हम अपनी एग्रेसिव सुपर स्पेशलिटी होम्योपैथी का जो कंसेप्ट है, उसमें हम दवाइयों की मात्रा को हम अपने को एग्रेसिव ट्रीटमेंट देकर उन्हें बैकअप देते हैं, और धीरे धीरे जो रिपोर्ट्स आती है उसके आधार पर उन दवाइयों को टेपर डाउन करते हैं। अच्छा, हम एकदम से बंद नहीं कराएंगे, क्योंकि हमारे पास जब पेशेंट बाद में आएगा 5 साल बाद, 10 साल बाद, 6 साल बाद, तो कहीं ना कहीं वो दवाइयों की डिपेंडेंसी हो चुकी होती है, तो हम स्टेप बाय स्टेप उसे टेपर डाउन करते हैं। अगर हम टाइप 1 के बारे में बात करें, जिसमें हम पूरी तरीके से इंसुलिन पे डिपेंडेंट है, तो मेरा एक सुझाव रहेगा कि दोस्तों जीवन जीना है, हमें काटना नहीं है। और अगर इंसुलिन पे अगर आपकी डिपेंडेंसी आई चुकी है, तो जरूरी नहीं कि अगर 100 यूनिट की डिपेंडेंसी है तो और ज्यादा आगे बढ़े, तो आप सुपर स्पेशलिटी होम्योपैथी का उपयोग लीजिए, जितना हो सके अपना मेटाबॉलिज्म रिकवर करें और जितना हो सके इंसुलिन की मात्रा को कम करें। डॉक्टर अर्पित, आप डॉक्टर के रूप में तो बहुत बढ़िया काम कर ही रहे हैं सर, और आप ना सिर्फ मेडिसिन देते हैं, लेकिन आप इंस्पायर भी करते हैं। जो आप केसेस बताते हैं आपके चैनल्स के माध्यम से, जब लोग देखते हैं तो उनके अंदर आशा जागती है कि आप ठीक कर सकते हैं, आप ठीक हो जाते हैं, और उसके बाद में साइड इफेक्ट भी कुछ नहीं होता। लेकिन दूसरी क्वालिटी आपकी हमने देखी है कि आप सामाजिक चीज़ों पर भी इन्वॉल्व रहते हैं। आप उपराष्ट्रपति के हाथों सम्मानित भी हुए हैं, आप जो है शाहरुख खान से मुलाकात भी हुई है आपकी। तो ये शाहरुख खान से मुलाकात कैसे हो गई आपकी? सर, मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी कहीं ना कहीं सभी का फैन हूँ, और मुझे अपने आप को भी नॉर्मल रखने के लिए कहीं ना कहीं समाज में खड़ा रहना है। और मुझे जीवन जीना है, काटना नहीं है। जो मेरी खुद की थ्योरी है, मैं कहता हूँ कि पेशेंट्स के लिए, कि मैं पेशेंट को बोलता हूँ आप लोग बिना परहेज का ट्रीटमेंट लेने जा रहे हो, तो वो बड़े खुश रहते हैं। और मैं फिर बोलता हूँ कि आप डोज मेरा लेंगे, क्योंकि डोज की क्वांटिटी और क्वालिटी मैंने तय की है, उसे आपको लेना है। क्वालिटी ऑफ लाइफ आप जिएंगे, आप एडवांस लाइफ स्टाइल के साथ ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और आपको जहाँ काम करना है करिए, जहाँ जाना है जाइए, बस मेरी दवाई लीजिए। तो बड़ा इजी करने के कारण जो पेशेंट मेरे बड़े खुश रहते हैं, वो आधे 50% तो कह सकते हैं कि ठीक वहीं हो जाते हैं जब मैं उनसे कंसल्टेशन चेंबर में बात करता हूँ या ऑनलाइन कहते हैं कि डॉक्टर अच्छे ढंग से बात कर लेगा तो 50% रिलीफ ठीक हो ही। तो कहीं ना कहीं वो फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का एक तरीका है कि हम उन्हें फिजिकली ठीक करें, मेंटली कॉन्फिडेंट करें, और सोशली समाज में फिर से खड़ा होने के लिए भूमिका दें। तो जहां मौका मिलता है वहां पर मैं फैमिली लाइफ को कोशिश करता हूं कि कहीं ना कहीं मैं जब जाता हूं तो उसमें उनको बैलेंस दे सकूं। और आईफा ने मुझे विशेष अतिथि के रूप में जो सम्मान दिया, वो मेरे लिए 2 बार ऐसा हुआ है। जो मैं पिछले साल एक बार अबू धाबी में गया था, और जब मैं अकेला गया था, और इस साल चूंकि आईफा इंडिया में हुआ, जयपुर में हुआ, तो उन्होंने जब मेरा डिस्क्रिप्शन जब उन्होंने लिया कि आपको आना है, तो मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट में अपनी फैमिली को इन्वॉल्व किया, और फैमिली के लिए ही शाहरुख खान सर से मिलके, एक कहते हैं ना सर कि वो भी अपने फील्ड के डॉक्टर हैं, और उनसे भी बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल सही बात है। तो ये प्रेरणा मुझे भी मिलनी चाहिए कि मैं भी और जो कर रहा हूँ अच्छा करूँ। और जब आप सभी के आशीर्वाद से और बड़े इनके माध्यम से, प्लेटफॉर्म से जब हमें अप्रिशिएशन मिलता है और उनका आशीर्वाद मिलता है, तो मेरे लिए अगला जो दिन है वो और ज़्यादा एंथुसियास्टिक होकर कहीं ना कहीं किसी पेशेंट के लिए फायदा करने वाला है। डॉक्टर अर्पित, हमने आपसे बातचीत की, और विश्वास कीजिए कि आपसे बातचीत करने के बाद ये विश्वास पुख्ता हुआ है कि होम्योपैथी जो है अब एक ऐसी पैथी बन गई है जिस पे आम आदमी विश्वास कर सकता है। क्रिटिकल से क्रिटिकल डिसीज़ में यदि होम्योपैथी का उपयोग करता है तो वो ठीक हो सकता है। और डॉक्टर अर्पित ने खुद बताया भी है कि किस ढंग से उन्होंने ठीक किया है, किस ढंग से मिरेकल हुए हैं। तो अब वो समय चला गया है कि लोग जो हैं होम्योपैथी की तरफ नहीं आ रहे थे। बहुत सारा धन्यवाद, और हमसे बातचीत करने के लिए और हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए, हमारे दर्शकों को खासतौर पर उत्साहित करने के लिए होम्योपैथी के प्रति। सर, मैं यही बोलना चाहूँगा अंत में कि हमें जीवन जीना है, काटना नहीं है। जी। और बीमारियों को ठीक करना है, उनसे बचना नहीं। बिल्कुल। तो बचने की बजाय आप उसे ठीक करने की सोचें, ताकि हम जीवन अच्छे से जी सकें। और जो ईश्वर ने अगर स्वस्थ जीवन दिया है, एज ए
हम जब बर्थ निश्चित, लेके आते जी। हैं, तो इसे हमें स्वस्थ तरीके से रखने के लिए पूरी कोशिश करना चाहिए। जी। फिर आपका विश्वास, हमारा जुनून और डॉक्टर्स के रूप में जो शिफा है वो डॉक्टर्स पूरा करते हैं, सभी सिस्टम मिलकर अपना काम करते हैं। आपको डॉक्टर्स पे विश्वास करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं डॉक्टर्स आपके लिए विश्वास को अच्छे से पूरा करें, इस बात के लिए उन्हें कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलते रहे, जुनून होना चाहिए और इस तरीके से हम आगे बढ़ें और एक दूसरे का समभाव और सद्भाव से एक दूसरे की प्रेरणा बने। थैंक यू सर। तो एक डॉक्टर कैसा होना चाहिए? डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से बातचीत करने के बाद लगा कि एक इंसान सिर्फ अपना दायित्व ही नहीं निभाए बल्कि अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को भी समझे, और डॉक्टर अर्पित चोपड़ा इसे बखूबी पूरी कर रहे हैं। वो ये ऊर्जा उनकी बनी रहे और ये जिम्मेदारियां वो पूरी करते रहें, और जो पेशेंट हैं उनके क्रिटिकल पेशेंट हैं उन्हें ठीक करते रहें और एक नई आशा होम्योपैथी के प्रति, जीवन के प्रति पैदा करते रहें। बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।